हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए एग्जाम्पल 91 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का पार्ट 9 दोस्तों शूट करने जा रहे हैं। जो भाई एवं बहनों लोग नहीं देखे होंगे बाकी का पार्ट, वो जाके प्लेलिस्ट में पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखिए और लुसेंट को कंठस्थ करने का कोशिश कीजिए। एकदम दिमाग में एक एक क्वेश्चन लुसेंट का बैठाने का कोशिश कीजिए दोस्तों लोग, जिससे आगामी जितना भी एग्जाम है दोस्तों, जीके जिस भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, उसमें आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े दोस्तों। लुसेंट और क्राउन और घटनाचक्र 3 बुक को आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्तों। मतलब इंडिया में कोई भी एग्जाम रहे दोस्तों, जैसे बिहार में बीपीएससी, बिहार सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही या मद निषेध, मतलब ऑल इंडिया ओवर में जितना भी जीके जिसका एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत खत्म हो जाएगा दोस्तों। और इस चैनल पर दोस्तों एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों ये तीनों बुक का आधा घंटा का पार्ट धीरे धीरे वीडियो अपलोड किया जाएगा दोस्तों। और जैसे दृष्टि हुआ, आपका आस्था आईएएस हुआ, फिर दोस्तों प्रहलाद आईएएस हुआ, फिर प्रीफेक्शन आईएएस हुआ, प्रीफेक्शन आईएएस दोस्तों, इस सब का टेस्ट सीरीज दोस्तों इस पे चलाया जाएगा दोस्तों। जैसे बीपीएससी का हुआ, बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 68वीं का स्टार्ट किया जाएगा इस चैनल पे दोस्तों। जो आप लोग भाई बहन लोग हैं वो इस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए। जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम संगम युगुन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसका कुछ पार्ट 7 में चर्चा कर दिए। ये पार्ट 8 है दोस्तों। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जो नहीं देखें देखिए जरूर। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राजवंश चोल राज था। संगम युगीन में राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था दोस्तों? चोल राज का था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लूर नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। इसका प्रतापी राजा कौन था दोस्तों? करिकाल था। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। करिकाल ब्राह्मण मतायनु था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। फुहार पतन का भी निर्माण इसी के समय हुआ था। फुहार पतन का निर्माण किसके समय हुआ था दोस्तों? करिकाल ब्राह्मण मतायनु था, इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। और फुहार पतन का भी निर्माण इसी के समय में हुआ दोस्तों। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरू नानुनपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों को विशेषज्ञ बताया गया दोस्तों। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांतों में स्थित है। अभी संगम युग के दूसरा राज्य कौन था दोस्तों? केरल था, लेकिन जो अभी वर्तमान में कहाँ है? केरल प्रांत में है दोस्तों। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए थे। उदयजिरल कौन हुए थे? प्रमुख राजा उदयजिरल लगभग 130 ईसा पूर्व ईस्वी में। नेंदुजिरल आदन यानी 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टवन 180 ईस्वी। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि धारण की थी दोस्तों। सेनगुट्टवन ने कैसी उपाधि धारण की दोस्तों? अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया दोस्तों। चलिए आगे। संगम युग का तीसरा राज पांडवों का था। संगम युग का तीसरा राज कौन था दोस्तों? पांडवों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेदुजेलियन लगभग 2100 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था दोस्तों। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार
कहा जाता था दोस्तों। संगम युग में मंत्रियों को अमायचान या अमायचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी। राजधानी में क्या होता था दोस्तों? एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? नालवे दोस्तों। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामले की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी दोस्तों। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। मतलब भूमि कर दोस्तों नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। अगर पैसा नहीं है तो आप अनाज देके कर को वसूल कीजिए दोस्तों। संभवतः यह उपज का 6वां भाग था दोस्तों। यह उपज का कितना भाग था? 6वां भाग था। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगी होती थी। सेना कैसी होती थी दोस्तों? चतुरंगी होती थी, जिसमें अश्व, गज और रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों को के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। इसकी हत्या को क्या माना जाता था दोस्तों? सबसे बड़ा अपराध। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा भी पीते थे। संगम काल के जो ब्राह्मण थे दोस्तों, मीट भी खाता था और दरुओ पी लेता था। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था दोस्तों। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को बेनिगर कहा जाता था। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता था। संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व नहीं मिलता, प्रमाण नहीं था मिलता था दोस्तों। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग देखिए दोस्तों। पुलेयन, पुलेयन किसे कहते थे? दस्तकारों का एक वर्ग था पुलेयन दोस्तों, जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था दोस्तों। पुलेयन का काम क्या था दोस्तों? दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। दूसरा देखिए दोस्तों, एनियर, शिकारियों की एक जाति एनियर था। शिकारियों की एक जाति क्या था दोस्तों? एनियर था। फिर मलवर देखिए दोस्तों, लूटपाट करने वाले जाति को मलवर कहते थे। आगे देखिए दोस्तों, तोलक्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। तोलक्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकार ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर और गंधर्व और राक्षस और पेचास का उल्लेख मिलता है दोस्तों। परण्य विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीने कहा जाता है। एक पक्षीय परण्य को के किन्ने व अनुचित परण्य को
पेरुदने कहा गया है। संगम काल में चावल का मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। संगम काल में चावल का मुख्य खाद्यान्न क्या था दोस्तों? इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नर्तक नर्तकियों और गायकों के दल घूम घूमकर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पानर या बैंडिलियर कहा जाता था। संगम काल में जो घूम घूम को नृत्य या नाटक या गायक जो थे दोस्तों, उसे क्या कहते थे? कहते थे पानर या बैंडिलियर। तमिल साहित्य में मचेलियर तथा ओवेयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों का आगमन की सूचना देते थे दोस्तों। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाली जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। संगम काल में क्या था दोस्तों? संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उनके प्रमुख को बेलियर कहा जाता था। संगम काल में किसानों को बेल्लार तथा उनके प्रमुख को बेलियर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कैंडेसीवर कहा गया है दोस्तों। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था दोस्तों। पांड्य राज में कोकई और सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर का प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों। कोकई मोती खोजने की प्रमुख पतन था। कोकई क्या था दोस्तों? मोती खोजने की प्रमुख पतन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था दोस्तों। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। यहाँ मानकों का निर्माण का कारखाना, मानकों यानी दोस्तों खिलौना, मानकों का निर्माण का एक कारखाना यानी खिलौना का कारखाना भी था। पेरिपल्स ने अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। मतलब पेरिपल्स में अरिकमेडु को क्या कहा गया दोस्तों? पेडोक कहा गया। नोट देखिए दोस्तों। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसून हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देवी का प्राचीन देवता मरुगन था दोस्तों। तमिल देवी का प्राचीन देवता क्या था दोस्तों? मरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया तथा स्कंद कार्तिकेयन के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया। हिंदू धर्म में स्कंद और कार्तिकेय को किसका पुत्र माना गया दोस्तों? शिव पार्वती का पुत्र माना गया। स्कंद का एक नाम कुमार भी है। स्कंद का एक नाम क्या है दोस्तों? कुमार भी है। और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों? कुमार। मुरुगन
का प्रतीक मुर्गा माना जाता है दोस्तों। मुर्गन का प्रतीक क्या है? मुर्गा। तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर कीड़ा यानी खेल करना अत्यधिक प्रिय है दोस्तों। संस्कृत वर्ड है कीड़ा दोस्तों, यानी खेल करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा यानी भाला है दोस्तों। कुरुवस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों को माना गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है दोस्तों? गुप्त साम्राज्य। चलिए इसके बारे में अच्छा से पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में दोस्तों, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयोग के निकट कौशाम्बी। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ दोस्तों। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे यानी किसके नजदीकी थे? कुषाणों के। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? श्रीगुप्त था। 240 से 280 ईसा पूर्व था दोस्तों। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था दोस्तों। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? घटोत्कच था। 280 से 320 ईस्वी में हुआ दोस्तों। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम था। वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी देवी से विवाह किया। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की दोस्तों। गुप्त संवत 319 और 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा दोस्तों। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था दोस्तों। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता एवं विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की दोस्तों। इसे कविराज भी कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ दोस्तों? समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया दोस्तों? 9 शासकों को। और दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया? 12 शासकों को। इन्हीं विजयों के कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक है दोस्तों। समुद्र किसका उपासक है? समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला पेज। हुसैन का एक एक लाइन खत्म कर देंगे दोस्तों, चट कर जाएंगे इसको दोस्तों। रट जाइए एकदम दिमाग में, एकदम कंठस्थ। इससे बाहर कोई भी एग्जाम में जीके नहीं रहेगा दोस्तों। 3 बुक ही पढ़ना है हम सबको, लुसेंट क्राउन और घटना चक्र। इसके बाद कोई कोचिंग फोचिंग नहीं दोस्तों, सब खाली वर्ग लाता है। समुद्रगुप्त की दरबारी कवि, सबसे बड़ा होम स्टडी दोस्तों। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था दोस्तों। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त की उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा।
इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों का विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की। दोस्तों, साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। साब क्या था दोस्तों? चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया है। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक, फलित ज्योतिष के विद्वान अमर सिंह कोषागार और शंकु वस्तुकार, बेताल भट्ट, घटक पर्ण, बाराहमीर, खगोल विज्ञानी एवं बर रुचि जैसे विद्वान थे। दोस्तों, एक बार फिर से एक बार देखते हैं। दोस्तों, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा गया था। महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। कालिदास के अतिरिक्त इनमें धन्वंतरी, छपनक यानी फलित ज्योतिष के विद्वान दोनों थे। दोस्तों, अमर सिंह कोषकार थे, शंकु वास्तुकार था, बेताल भट्ट घटक पर, बरामहीर खगोल विज्ञानी एवं बररुचि जैसे विद्वान थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का सांधि विग्राहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलियों एवं जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। दोस्तों, वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकंड पंडित एवं एक कवि भी था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्राहिक सचिव वीरसेन शैव मतावलियों था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकंड पंडित तथा एक कवि भी था। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार प्रथम था। दोस्तों, एवं गोविंद गुप्त 415 ईस्वी से 454 ईस्वी का हुआ था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। दोस्तों, किसने की थी? कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की। कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी अस्कन गुप्त 455 से 467 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों, अस्कन गुप्त है। इसका शासनकाल कब कितना रहा? दोस्तों, 455 से 467 ईस्वी तक। दोस्तों, अस्कन गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। दोस्तों, मतलब अस्कन गुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। अस्कन गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर भी नियुक्त किया। दोस्तों, अस्कन गुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। अस्कन गुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? दोस्तों, विष्णुगुप्त थे। अस्कन गुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश होती थी। दोस्तों, गुप्त काल की सबसे प्रादेशिक इकाई क्या होती थी? दोस्तों, देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूमुक्ति या प्रांत, एक दूसरी प्रादेशिक इकाई क्या होती थी? दोस्तों, भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक ऊपरी कहलाते थे। जिसके शासक क्या कहलाते थे? दोस्तों, ऊपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। भुक्ति के नीचे क्या होती थी? दोस्तों, विषय या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषय पति कहलाते थे।
जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट या भाट कहा जाता है। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता है। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कौन कहलाता था दोस्तों? दंडपाशी कहलाता है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता है दोस्तों। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता है तथा ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। ग्राम सभा के छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमार गुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है दोस्तों। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। गुप्त काल में बलात् श्रम यानी बिष्टी राज्य के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था दोस्तों। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी दोस्तों। क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि को क्या कहते थे उस समय? क्षेत्र कहते थे गुप्त साम्राज्य में दोस्तों। कृषि करने योग्य की भूमि को क्या कहते थे? क्षेत्र। और वास्तु भूमि दोस्तों, वास करने योग्य की भूमि को क्या कहा जाता था उस समय? वास करने वही घर बनाने की भूमि को वास्तु कहते थे। चारागाह भूमि दोस्तों, पशुओं के चरने योग्य को चारागाह भूमि कहते थे। सील दोस्तों, सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं है उसे सील कहते थे। अपरहत, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अपरहत कैसी भूमि जो जंगली, अपरहत ऐसी भूमि जो जंगली होता था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सिंचाई के लिए रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग होता था दोस्तों। सिंचाई के लिए क्या होता था? रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था दोस्तों? ज्येष्ठक। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापक केंद्र है दोस्तों। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर देखिए दोस्तों। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर और मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। तिगवा कहाँ पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। किस मंदिर है? विष्णु मंदिर। शिव मंदिर का देखिए दोस्तों, भूमरा नगोदा मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। भूमरा नगोदा मध्य प्रदेश में शिव मंदिर है दोस्तों। पार्वती मंदिर का स्थान कहाँ है दोस्तों? नैना कुठार मध्य प्रदेश में। नैना कुठार मध्य प्रदेश में पार्वती मंदिर का। दशावतार मंदिर दोस्तों ईंटों द्वारा निर्मित है दोस्तों। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कहाँ है? ललितपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। शिव पार्वती की मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? स्थान कहाँ है? खो नागौर और मध्य प्रदेश में दोस्तों। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है दोस्तों। भीतरी गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित भीतर गांव कानपुर और उत्तर प्रदेश में है स्थित दोस्तों। गुप्त राजाओं में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की दोस्तों। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की दोस्तों? गुप्त राजाओं ने। इसकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार यानी सोने के सिक्कों को दिनार कहा गया दोस्तों। गुजरात के बाद गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए दोस्तों, जो केवल स्थानीय लेन देन में चलते थे। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है दोस्तों। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है दोस्तों? ओशनम स्मृति में। बिंद जंगल में संबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते हैं। बिंद जंगल में दोस्तों सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते हैं। पहली बार किसी की सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों।
गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाले महिलाओं को गणिका कहा जाता है। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी भी कहा गया दोस्तों। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था दोस्तों? गणिका। और जो वृद्ध वेश्या मतलब बूढ़ी जो हो गई थी उसे कुटनी कहा जाता था। गुप्त काल में गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था दोस्तों। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है दोस्तों। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरना संग राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है दोस्तों। मरना मतलब गुफा संख्या 16 में दोस्तों क्या है? मरना संग राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। और गुफा संख्या 17 के चित्र में चित्रशाला कहा जाता है। 17 को क्या कहा जाता है? चित्रशाला दोस्तों। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म एवं जीवन और महाविनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत हैं दोस्तों। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। मतलब अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है दोस्तों। किस शाखा से संबंधित है अजंता की गुफाएं? महायान बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा जो बाघ जिला धार मध्य प्रदेश में दोस्तों। बाघ की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरियक्षा कारित्व। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। इसका नेक्स्ट जो शेष पार्ट बचा हुआ है अगला पार्ट में आएगा दोस्तों। आप लोग वीडियो पर आशीर्वाद बरसाइए और वीडियो को देखिए अच्छा से दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आवे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों की बताइए दोस्तों। एग्जाम्पल 91 पर दोस्तों लाइन बाय लाइन लुसेंट को बताया जा रहा है दोस्तों, पढ़ाया जा रहा है। और एक ने जो इम्पोर्टेंट है उसको रिपीट भी किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लुसेंट खत्म होने के बाद क्राउन को स्टार्ट करेंगे, फिर घटना चक्र बताएंगे दोस्तों। उसके बाद ऑब्जेक्टिव चलेगा सिर्फ दोस्तों। आप लोग एकदम डिजिटल सोच लीजिए, डिजिटल बुक है दोस्तों। खोलिए और आराम से सुतने या बैठने या सुबह उठिए या सोने समय खाने के बाद आराम से देखिए। आधा घंटा का पाठ है दोस्तों, 30-30 मिनट का। इससे आपको भी आसानी होवे और चैनल भी ग्रो करने में मदद कीजिए दोस्तों, जिससे आपके एग्जाम का टाइम बचे और रिवीजन करने में आसानी होवे दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टॉप करते हैं।